नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। नई कविता की काव्यगत प्रवृत्तियाँ ये हम पढ़ रहे थे और इसके दूसरे भाग में आपका स्वागत है। नई कविता की कुछ प्रवृत्तियाँ हमने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें हमने पढ़ा था, और नई कविता की कुछ प्रवृत्तियाँ हैं उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नई कविता की एक और विशेषता है कुंठाओं और वर्जनाओं से मुक्ति का संदेश। नई कविता स्वयं को किसी विषय से अछूता नहीं समझती है। नई कविता समाज की वर्जनाओं और व्यक्ति की कुंठाओं से निकलकर स्पष्ट और कोमल अनुभूतियों को यथार्थ की कसौटी पर कसकर अभिव्यक्ति देती है। उसमें यदि आदर्श के प्रति लगाव नहीं है तो अनुभूति के प्रति ईमानदारी में भी कोई कपट नहीं है। नए कवियों ने आवाज उठाई कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कही। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में एक मार्ग की बात कही कि नई कविता इस सारे के सारे जीवन और गर्वीली गरीबी का काव्य है, जिसमें व्यक्ति की चेतना जीवन के सारे व्यापारों में, खेत खलियान में, नगर गांव में, व्यापक धरातल पर व्यक्ति की अनुभूतियों को स्वर देती है। मर्यादा और आस्था का साधारण व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। एक उदाहरण देखिए, ज्ञान और मर्यादा उसका क्या करें हम। ज्ञान और मर्यादा उसका क्या करें हम, उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे या उनको बिछाएंगे। इसलिए नई कविता है वर्तमान से उसका मोह है, वर्तमान में भी वह जीना चाहती है। विवेक और विचार की कविता। नई कविता में केवल भावबोध की अंधी श्रद्धा नहीं है, बल्कि उसमें तर्क बुद्धि और विवेक और विचार है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में उसकी प्रकृति है प्रत्येक सत्य को विवेक से देखना, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना, बाहरी स्थितियों से के प्रति सतर्क और सचेत होकर कवि मानसिक विश्लेषण की ओर बढ़ता है। ये उदाहरण देखिए कि मैं खुद को कुरेद रहा था अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोच रहा था, नोच रहा था। विसंगतियों का बोध। नई कविता मानव नियति को लेकर उसकी विसंगतियों के प्रति जागरूक रहती है। भारतीय राजनीति में निरंतर जो विसंगतियां उभरी है, सामाजिक और आर्थिक धरातल पर जो विरोधाभास आया है, उसे यह कविता मोहभंग की स्थिति में उजागर करती है। यही कारण है कि इसमें आक्रोश, नाराजगी, घृणा और विद्रोह उभर आता है। आक्रोश के साथ निषेध के तेवर भी इसमें देखे गए हैं। आदमी को तोड़ती नहीं है, लोकतांत्रिक पद्धतियां केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं। उदाहरण देखिए, आक्रोश यानी विसंगतियों का बोध, इसमें नई कविता की एक भी विशेषता भी है। उसका उदाहरण देखिए कि आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियां, केवल पेट के बल उसे झुका देती है। धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट राजभक्त देश प्रेमी नागरिक बना लेती है। द्वंद्व और संघर्ष। नई कविता का आत्मसंघर्ष काव्यात्मक बनावट में सामाजिक बुनियादी मुद्दों को उठाता है। आज की व्यवस्था में और उस व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों में कविता संघर्ष का मार्ग ढूंढती है। उसका धरातल भी व्यापक है। यह संघर्ष आत्मीय प्रसंगों से भी उभरता है। उसमें सामाजिक और मानवीय व्यापार संदर्भ उभरते हैं। ये कविताएं विषमता से जूझती है और नया रास्ता सुझाने का प्रयास करती है। परिस्थितियों को बदलने और उनसे बाहर निकलने की छटपटाई में देखी जाती है। वह समस्याओं को पहचानती है। जब भी मैंने उनसे कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे रोक दिया। जब भी मैंने कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे रोक दिया। वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। नई परिवेश संबंधी सत्यों का प्रकटन। नई कविता में समग्र जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को उनके जीवंत परिवेश में व्यक्त किया। विषय या अनुभूति के अभिजात्य या भिन्न भिन्न दृष्टियों
या वादों से बने हुए उनके घरों को तोड़कर व्यक्ति द्वारा भोगे हुए जीवन के हर छोटे बड़े सत्य को प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से उभारने में ही कविता की सार्थकता समझी। बदलते हुए संदर्भों में परिवेशगत परिवर्तन केवल नगर के जीवन में नहीं आए, बल्कि इस नगरीय यांत्रिकता का दबाव गांव के जीवन पर भी पड़ा। उस और भी मूल्यों का विघटन हुआ और जिंदगी में तनाव बढ़ा। परिवेश के परायपन से उपजी पीड़ा नास्टेलजिया के रूप में प्रकट हुई। नई सभ्यता ने केवल शहर के आदमी को ही नहीं तोड़ा, बल्कि गांव के आदमी को भी बेगाना कर दिया। यह उदाहरण देखिए, याद आते घर, गली चौपाल, कुत्ते, मेमने, मुर्गी, कबूतर, नीम तरू पर सूख कर लटकी हुई कड़वी तुरई की बेल, टूटा चौंतरा, उखड़े ईंट पत्थर, बेधुली पोशाक पहने गांव के भगवान मंदिर। आज की सब शहरी रोजमर्रा जिंदगी की अनुभूतियों को बड़ी सहजता से अभिव्यक्ति नई कविता में मिली है। जिन अभिव्यक्तियों को जो पल पल के अंतर्विरोधों की उपज है, ऊपर से रंगीन दिखाई देने वाली शहरी जिंदगी व्यक्ति को कितना विदेह कर देती है, और विदेह होकर भी आज का आदमी दर्द से छुटकारा नहीं पाता और वह केवल दर्द बनकर रह जाता है। भारत भूषण अग्रवाल की एक कविता का उदाहरण देखिए। वे कहते हैं कि और तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ, और तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ, भूल से मैं सिर्फ छोड़ आया हूँ दफ्तर में। यानी और तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ, भूल से मैं सिर छोड़ आया हूँ दफ्तर में, हाथ बस में ही टंगे रह गए हैं, आंखें जरूर फाइलों में समा गई है, मुंह टेलीफोन से ही चिपटा सटा होगा, और पैर हो न हो क्यों में रह गए, तभी तो मैं आज घर आया हूँ विदेह। देहहीन जीवन की कल्पना तो भारतीय परंपरा का सार है। पुरुष में क्या यह थकान भी शामिल है जो मुझ अंगहीन को दबोचे ही जाती है। यथार्थ की पीड़ा का चित्रण। नई कविता वास्तव में व्यक्ति की पीड़ा की कविता है। प्रयोगवादी कविता में जहाँ व्यक्ति के आंतरिक तनाव और द्वंद्वों को उकेरा गया, वहीं नई कविता में वह व्यापक सामाजिक यथार्थ से जोड़ता है। जिंदगी की मार्ग स्थितियों को, उसकी ठोस सच्चाइयों को और राजनीतिक सरोकारों को यह कविता बुलाती नहीं है, पर यह न तो उत्तेजना बढ़ाती है और न ही कभी भावुकता का शिकार होता है। अपने अनुभव के सत्य को कभी बाहर के संसार के सत्य से भी जोड़ता है। इसमें नई कविता का काव्य अनुभव पुरानी कविता के काव्य अनुभव से अलग तरह का हो जाता है। एक उदाहरण देखिए कि एकाएक मुझे भान होता है जग का, एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव, घिराव, तनाव सब और पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली है सड़कें। व्यंग्य की तेवर। नई कविता में व्यंग्य की तेवर को अधिक पैना और धारदार बनाया गया है। समस्याओं को समझकर उसने उस पर व्याख्यान करने की अपेक्षा उसे कसे हुए सीधे शब्दों में प्रकट किया। यह व्यंग्य भी विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाता है और इसका चित्र भी व्यापक हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में हो रहे शोषण, फिर चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक व्यक्ति अथवा समाज आदर्श हो या यथार्थ, सब पर व्यंग्य की पैनी धार चलती है। उदाहरण देखिए, बड़े बड़े आदर्श वाक्यों को स्वर्णाक्षरों में लिखवा कर अपने ड्राइंग रूम में सजा दो, उन्हें अपनी आस्था, श्रद्धा और निष्ठा का अर्घ्य दे दो। नई कविता वाद मुक्त कविता। नई कविता किसी वाद में बंदी भी नहीं है। यह कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। शायद यही कारण है कि प्रगतिवादियों ने भी नई कविता की धुन में कविता लिखनी शुरू कर दी। रांगे राघव जैसा प्रगतिशील कवि नई कविता के नए युग में अपनी काव्य धारा का क्षुण रखते हैं। नई कविता की शब्द योजना में कविता लिखता है। ठहर जा जालिम महाजन, ठहर जा जालिम महाजन, तनिक तू खोल वह मदिरा, विघूर्ण पूर्ण अपनी आंख, देख कहाँ शो लाया बत्ता संपत्ति, कहाँ से लाया बता साम्राज्य। ठहर जा जालिम महाजन, तनिक तू खोल वह मदिरा, विघूर्णित आंख अपनी, देख कहाँ से लाया बता संपत्ति, कहाँ से लाया बता साम्राज्य। सौंदर्य बोध।
नई कविता की अगली विशेषता है सौंदर्य बोध। नई कविता का सौंदर्य शास्त्र और उसका सौंदर्य बोध निश्चित ही अनेक संदर्भों में व्यापक हुआ है। इसमें सच्चाई, टकराव और मोहभंग की स्थिति नई चेतना के रूप में आई है। यह कविता आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों से भी अब परहेज नहीं करती। इसमें फिर से पेड़ पौधे, पक्षी, बच्चे, माँ, गांव, शहर, वतन, रोमांस, प्रेम, प्रकृति चित्रण आदि का समावेश हुआ है। इसमें अनुभूति को नए पंख लगे और उसने काव्य के नए रूप धरे। भाषा। अब नई कविता की भाषा शैली क्या है? नई कविता काव्य के क्षेत्र में भी आधुनिक बोध के साथ बढ़ती है और नई होती है। नया कवि पुरानी भाषा में नई संवेदना को अभिव्यक्ति के लिए समर्थ नहीं पाता, इसलिए वह भाषा के नए रूप को गढ़ने के लिए भी तत्पर रहता है। शब्द उदाहरण है, शब्द अब भी चाहता हूँ, पर वह कि जो जाए वहाँ जहाँ होता हुआ तुम तक पहुँचे। चीज़ों के आर पार दो अर्थ निकाल मिलाकर सिर्फ एक स्वच्छंद अर्थ दे। प्रतीक योजना। नई कविता में नवीन और प्राचीन दोनों तरह के प्रतीक चुने हैं। परंपरागत प्रतीक नए परिवेश में नए अर्थ के साथ प्रयुक्त हुए हैं। नए प्रतीकों में भेड़, भेड़िया, अजगर जैसे शब्दों को जनता, सत्ताधारी वर्ग, व्यवस्था आदि के प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। पृथ्वी, पहाड़, सूरज, चांद, किरण, साय, कमल आदि परंपरागत अर्थ से हटकर नए अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। मुक्तिबोध के प्रतीक वैज्ञानिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र तक फैले हैं। औरांग उटांग तथा ब्रह्म राक्षस जैसे प्रतीक बहुत ही सटीक और समर्थ है। पीपल का वृक्ष भी उनका विशेष प्रिय प्रतीक रहा है। मौसम शब्द भी प्रतीक बनकर वर्तमान परिवेश को अर्थ देता है, जैसे छिनाल मौसम की मुर्दार गुटरगू। बिंब। नई कविता में बिंब कविता की मूल छवि बन गए हैं। अपनी अंतर्लयता के लिए इसमें बिंब बहुलता हो गई है। कवियों ने इन बिंबों को जीवन के बीच से चुना। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह के बिंब इस कविता में है। पौराणिक और ऐतिहासिक बिंब नए अर्थ और संदर्भ में लोक संप्रति के साथ उदित हुए हैं। शहरी कवि ने बिंब विशेषतः नागरिक जीवन के और ग्रामीण जीवन के संस्कारों से युक्त कवि ने बिंब विशेषतः गांव के होते हैं। जीवन के नए संदर्भों को उभारने वाली अनुभूतियों, सौंदर्य वृत्तियों और चिंतन आयामों से संपृक्त बिंब नई कविता ग्रहण करती है। केदारनाथ का देखिए एक उदाहरण, शाखों पर जमे धूप के फाहे। शाखों पर जमे धूप के फाहे, गिरते पत्तों से पल उब गए। हंका दी खुले पन्ने, फिर मुझको लहरों के डाक कहीं डूब गए। केदारनाथ सिंह। उपमान। नई कविता में जहाँ अलंकारों का बहिष्कार हुआ, वहीं नए उपमानों के प्रयोग से उसका शिल्प नव्य चेतना को यथार्थ अभिव्यक्ति देने में समर्थ हो गया है। लुकमान, अली और मोचीराम जैसी लंबी कविताओं के शीर्षक ही उपमान बनकर आते हैं और आदमी की व्यथा का इतिहास प्रकट करते हैं। नई कविता में आटे की खाली कनस्तर जैसी चीज़ें भी उपमान बनती हैं। प्यार इश्क खाते हैं ठोकर, आटे की खाली कनस्तर से। उपमान देखिए कि प्यार इश्क खाते हैं ठोकर, आटे की खाली कनस्तर से। रस। रस नई कविता में रस का मूल बिंब विधान है। नई कविता के सृजता कवि बिंब विधान में निश्चय ही समर्थ माने जा सकते हैं और उनका यह सामर्थ्य आज बुद्धि समन्वित होकर परंपरा से कटे हुए रस भावों से संयत होकर विशिष्ट एवं यथेष्ट रसों की सृष्टि कर रहा है। कुछ आलोचकों ने इसे बुद्धि रस की संज्ञा प्रदान की है। उदाहरण देखिए कि पहले लोग सठिया जाते थे, अब कुर्सियाँ जाते हैं दोस्त मेरे। यानी पहले लोग सठिया जाते थे, अब कुर्सियाँ जाते हैं दोस्त मेरे। भारत एक कृषि प्रधान नहीं कुर्सी प्रधान देश है। डॉक्टर मदनलाल डागा का यह बात बहुत ही अच्छा उदाहरण है। छंद विधान। नई कविता में छंदों के प्रति प्रयोग, छंदों के प्रति विद्रोह नई यानी छंद विधान कैसा है नई कविता में पढ़ते हैं कि छंदों के प्रति विद्रोह प्रयोगवाद से ही आरंभ हो गया था और नई कविता ने विद्रोह की साख को ठंडा नहीं होने दी। हिंदी कविता आज मुक्त छंद को ही अपनाती है, लेकिन इसमें तुकांत के प्रति युवा कवियों में आकर्षण बढ़ा है। छंद के प्रति आग्रह न होने के बावजूद भी नई कविता में प्रवाह है और गति दिखाई दे पड़ती है।
नाद सौंदर्य इसमें एक अंतः संगीत उत्पन्न करता है। अर्थ के धरातल पर इसमें एक अंतर्लयता की गूंज उभरती है। कभी कभी इन कविताओं में मात्राओं का मेल दिखाई पड़ता है, लेकिन इससे इन्हें छंदोबद्ध नहीं माना जा सकता। वस्तुतः नई कविता मुक्तक छंद में नई संवेदना और नए विचार के सटीक अभिव्यंजना की एक कोशिश है। यह थी नई कविता की विशेषताएं। कल हम प्रगतिवाद और उनकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या है और प्रमुख प्रगतिवादी कवि, इनके बारे में पढ़ेंगे।